हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण चक्रवात के बारे में। ठीक है, चक्रवातों में सबसे पहले हम शीतोष्ण चक्रवात पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हमने देखा था शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है, वो किन किन दशाओं में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और वो किन क्षेत्रों में अधिक आते हैं। अब हम लोग देखते हैं शीतोष्ण चक्रवातों से संबंधित मौसम कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शीतोष्ण चक्रवातों का आगमन। जब शीतोष्ण चक्रवात आते हैं तब कौन सी दशा होती है। ठीक है, इसमें क्या है, पश्चिम दिशा से आने वाला चक्रवात। ठीक, जब चक्रवात क्या है, हमने ये भी देखा है शीतोष्ण चक्रवात क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका चक्रवात है ये पश्चिम दिशा से आ रहा है, तो पश्चिम दिशा से आने वाला चक्रवात जब करीब आ जाता है तो वायु का वेग मंद पड़ जाता है, वायुदाब गिरने लगता है तथा चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभामंडल स्थापित हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे चक्रवात क्या होता है, करीब आता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है, वायु की दिशा जो है वो पूर्वी से बदलकर क्या होने लगती है, दक्षिण पूर्वी होने लगती है। बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है तथा वे काले होने लगते हैं। जब ये दशा कब की है, जब क्या होता है, चक्रवात आता है। चक्रवात के आने के पहले की सारी दशाएं, जैसे जैसे चक्रवात किसी भी क्षेत्र में आने लगे, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई स्थल है। ठीक है, पहले जब चक्रवात यहाँ पर है, ये क्या आ रहा है, इसके करीब आ रहा है। इस स्थिति में होगा क्या, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर हवाओं की जो गति है वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। ठीक है, वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा। ठीक है, गिर जाएगा। और तापमान क्या होगा, तापमान में वृद्धि होने लगेगी। तापमान जैसे जैसे होगा वो बढ़ता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तब यहाँ पर जो स्थिति, जो वायुदाब की क्या है, वायुदाब गिर रहा था, वो वायुदाब क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ पर आते ही ये वायुदाब लगातार क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि चक्रवात का जो केंद्र होता है, केंद्र में क्या है, वायुदाब निम्न होता है। ठीक है, निम्न वायुदाब में ही चक्रवात आते हैं। ठीक, केंद्रों में निम्न वायुदाब होगा, बाहर के क्षेत्रों में क्या होगा, उच्च वायुदाब होगा। धीरे धीरे यहाँ पर वायुदाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, जो आपका ये स्थल भाग है, ठीक, स्थल भाग पर वायुदाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, वो कम होता जाएगा, इसका मतलब हवाएं क्या होंगी, इसी की ओर बढ़ती हुई चली आएंगी। और जब वायुदाब कम होगा, तापमान क्या होगा, उच्च होगा। भाई आप पढ़ते हैं कि जहाँ पर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ पर वायुदाब कम होगा, जहाँ पर वायुदाब अधिक होगा वहाँ पर तापमान कम होगा। ठीक है, या दूसरी स्थिति क्या है, जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब अधिक होगा, और जहाँ वायुदाब अधिक होगा वहाँ तापमान कम होगा। ठीक है, और दूसरी क्या है, जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, तो ये दोनों दशाएं हैं। इसमें क्या है, इस स्थान पर वायुदाब कम हो रहा है और हवाएं बाहर से धीरे धीरे इसी की ओर चलती हुई चली आ रही हैं। ठीक, ये स्थिति हो गई क्या, जब वो चक्रवात आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेशीय वर्षा। चक्रवात जब आ जाता है तो चक्रवात में देखिए चार स्थितियां होती हैं। एक होता है उष्ण वाताग्र, एक होता है उष्ण वृत्तांश, ठीक है, एक होता है शीत वाताग्र, एक होता है शीत वृत्तांश। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, चार दशाएं, उष्ण वाताग्र, उष्ण वृत्तांश, शीत वाताग्र और शीत वृत्तांश। ठीक, तो सबसे पहले क्या आता है, उष्ण वाताग्र आता है। ठीक है, तो ये देखते हैं उष्ण वाताग्र आने की स्थिति पर क्या होता है। उष्ण वाताग्र के आने पर बादलों की घमस अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, जो उमस होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है।
तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जब उष्ण वातावरण आता है तो वर्षा प्रारंभ होती है। वर्षा जो होती है वो किससे होती है? वर्षा स्तरीय मेघों के साथ वर्षा क्या होती है? अत्यधिक तीव्र हो जाती है। वर्षा स्तरीय मेघ का मतलब क्या है? निम्बो स्टेटस। हमने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि निम्बो शब्द आता है, इसका मतलब वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? निम्बो स्टेटस बादलों से क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। और वर्षा क्या हो रही है? अत्यधिक तीव्र होती है। वाताग्र ढाल क्या होता है? मंद होता है। आपको हमने वाताग्र में बताया, अगर उष्ण वाताग्र का निर्माण है तो ढाल क्या होगा? मंद होगा। और शीत वाताग्र है तो ढाल क्या होगा? तीव्र होगा। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति हमने आपको बताया, दोनों स्थितियां। ये क्या है? उष्ण वाताग्र है, ये क्या है? शीत वाताग्र की स्थिति है। ठीक है, तो दोनों स्थितियां हमने आपको पहले बता दिया है कि उष्ण वाताग्र में ढाल मंद होगा, शीत वाताग्र में ढाल तीव्र होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? वाताग्र का ढाल मंद होता है। क्यों? क्योंकि आपका वाताग्र कैसा है? उष्ण वाताग्र है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वर्षा क्या होती है? मंद गति से संपन्न होती है, परंतु अधिक देर तक होगी। ठीक है, हमने आपको दो तरह के बादल बताए थे वर्षा वाले, एक निम्बो स्टेटस, एक क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, निम्बो स्टेटस से क्या था? वर्षा धीरे धीरे होगी लेकिन अधिक समय तक होगी। और क्यूमुलो निम्बस से क्या था? वर्षा क्या होगी? तेज गति से होगी और कम समय तक होगी। ठीक है, तो निम्बो स्टेटस से क्या हो रहा है? वर्षा मंद गति से संपन्न होती है परंतु अधिक देर तक तथा विस्तृत होती है। और उष्ण वाताग्र जो आपके हैं, उष्ण वाताग्र की वर्षा मुख्य रूप से हवा में नमी की मात्रा तथा उसकी अस्थिरता पर आधारित होती है। जो आपकी उष्ण वाताग्र की मात्रा है वो किस पर आधारित हो रही है? भाई उष्ण वाताग्रीय वर्षा मुख्य रूप से किस में आधारित है? हवा में नमी की मात्रा, अर्थात ह्यूमिडिटी जितनी अधिक होगी, ह्यूमिडिटी अगर अधिक होगी तो वर्षा भी क्या होगी? अधिक होगी। और ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वर्षा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो नमी की मात्रा या ह्यूमिडिटी की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, और उसकी अस्थिरता पर, अस्थिरता का मतलब जो यहाँ पर आपका वाताग्र बना है ये कितना अस्थिर है और कितना स्थिर है, कितने समय तक इस क्षेत्र में रहेगा। ठीक है, जितने अधिक देर तक रहेगा उतनी अधिक देर तक वर्षा होगी, और जितना कम समय तक रहेगा उतनी कम वर्षा और कम समय के लिए ही वर्षा होगी। ठीक, दोनों स्थितियाँ। इसके बाद क्या है? आकाश मेघाच्छादन रहता है तथा सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता है। हमने आपको पहले बताया जब उष्ण वाताग्र का निर्माण होगा तो वाताग्र का विस्तार क्या होता है? ढाल मंद है, विस्तार लंबी काफ़ी अधिक दूरी तक होगा। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है? यहाँ पर बादल बने रहेंगे। वर्षा जो हो रही हो ही रही, वर्षा तीव्र गति से नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, इसलिए यहाँ पर मेघाच्छादन क्या होता है? अधिक लंबे समय तक बना रहेगा और सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती हैं। दूसरी स्थिति क्या है? उष्ण वृत्तांश। ठीक है, उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? ये ठंडी वायु है। ठीक है, ये गर्म वायु है। अब ये ठंडी और गर्म वायु क्या हो रही है? भाई ठंडी और गर्म वायु ठंडी वाले के ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है? गर्म वाली ठंडी के ऊपर जा रही है, वाताग्र का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब जब ये वाताग्र क्या हो गया? आगे चला गया, यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, तो इस स्थान पर क्या होगा? वाताग्र का पिछला हिस्सा, ठीक है, जिसे वृत्तांश कहा जाता है। जैसे वृत्त होता है, वृत्त का लास्ट वाला हिस्सा जो है वो क्या है? वृत्तांश है, एक छोटा सा हिस्सा जो लास्ट में बचा हुआ। तो वैसे वाताग्र का जो हिस्सा, ये वाताग्र है, वाताग्र का जो एकदम पिछला हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? उष्ण वृत्तांश कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है, वायु की दिशा पूर्व दक्षिण हो जाती है, आकाश बादलों से रहित होकर साफ हो जाता है, वायु का तापमान शीघ्रता से बढ़ने लगता है। ठीक है, देखिए पहले क्या था? वायु का तापमान घट रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? वायु का तापमान बढ़ने लगा, वायु की विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता को आप लोग कमेंट में बताइएगा विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं। हमने पीछे की वीडियो में हमने बताया है आपको, आज जब आर्द्रता वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया है। ठीक है,
आप कमेंट करके बताइए विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, वायु दाब कम होने लगता है, यद्यपि वर्षा क्या होती है पूर्णतया समाप्त हो जाती है। ठीक है, स्थितियाँ क्या क्या हैं, जब ये क्या है उष्ण वृत्तांश आ रहा है तो वायु की दिशा क्या हो रही है, पूर्व दक्षिण हो जा रही है। पूर्व दक्षिण का मतलब क्या है भाई, ये पूर्व पश्चिम से क्या है, ये पूरब की ओर जा रही है, तो ये पूर्व दक्षिण की ओर इस तरह घूम जा रही है। ठीक है, ये स्थिति क्या हो जा रही है, वायु की स्थिति हो जा रही है। ठीक है, तो वायु में परिवर्तन हो जा रहा है। आकाश में बादल रहित हो रहे हैं। क्यों बादल रहित हो रहे हैं, क्योंकि जो भी आर्द्रता थी, ठीक, उसकी वर्षा करके वो वातावरण आगे निकल गया। अब वो वातावरण के पिछले वाले हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई आर्द्रता नहीं है। जब आर्द्रता ही नहीं है तो बादल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और जब बादल नहीं होगा तो आकाश क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। वायु का तापमान शीघ्रता से बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि जो नीचे की स्थिति है यहाँ से क्या है भाई, जो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वो ऊष्मा क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी। और जब ऊपर की ओर जाएगी तो वायु के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। वायु की विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता हमने आपको बताया, उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और वायु दाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों भाई, क्या है, तापमान बढ़ रहा है, और तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यद्यपि वर्षा क्या होती है पूर्णतया समाप्त हो जाती है। ठीक, परंतु यदा कदा हल्की फुहार भी पड़ सकती है। ठीक है, वर्षा समाप्त हो जाती है, लेकिन जो आपका वृत्तांश वाला हिस्सा उसमें मान लीजिए कभी कुछ आर्द्रता बच गई, शेष बच गई, तो हल्की फुल्की फुहार आ सकती है। परिणाम स्वरूप मौसम क्या होता है, साफ तथा सुहाना हो जाता है। ठीक है, जो आपका मौसम है वो साफ और सुहाना हो जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं शीत वातावरण। हमने आपको 4 स्थितियाँ बताई। पहला क्या था, उष्ण वातावरण, फिर उसके बाद क्या आया, उष्ण वृत्तांश आया, फिर क्या आया, शीत वातावरण, उसके बाद क्या आएगा, शीत वृत्तांश आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं शीत वातावरण के बारे में। उष्ण वृत्तांश के गुजरने के बाद शीत वातावरण आ जाता है, जिसके साथ तापमान गिरने लगता है तथा सर्दी बढ़ने लगती है। भाई तापमान गिरने के पीछे कारण क्या है, शीत वातावरण है, मतलब हवा क्या है, ठंडी है। ठीक है, ठंडी वायु अधिक प्रबल है, और जब ठंडी वायु अधिक प्रबल है तो ठंडी वायु गर्म वाले को ऊपर ढकेलेगी, और जब ऊपर ढकेलेगी तो इस प्रकार के ढाल का निर्माण होगा। ये क्या होगा, ठंडी वायु है, और इधर से क्या होगी, ये गर्म वायु होगी, और ये क्या करेगी, यहाँ पर ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये वाला जो क्षेत्र क्या है आपका, शीत वृत्तांश है। ठीक, शीत वातावरण है, सॉरी वृत्तांश नहीं है। ठीक, ये शीत वातावरण का यहाँ पर निर्माण होगा। अब जब ठंडी वाली गर्म वाले को ऊपर ढकेल देगी तो नीचे वाले स्थान पर क्या होगा, तापमान गिर जाएगा। ठीक है, और तापमान जब गिरने लगेगा तो ठंडा सर्दी क्या होने लगेगी, बढ़ने, भाई तापमान गिरने का मतलब सर्दी बढ़ने लगेगी। और ठंडी वायु क्या करेगी, गर्म वायु को ऊपर ढकेलने लगती है, तथा वायु की दिशा में पर्याप्त अंतर हो जाता है। ठीक है, जब ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर ढकेलेगी तो वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, कि वो डिपेंड करता है ठंडी वायु की प्रबलता किस आधार पर, उसी आधार पर उसमें परिवर्तन भी हो जाता है। आकाश में पुनः मेघाच्छादन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आकाश में फिर से मेघाच्छादन प्रारंभ हो जाता है, तथा वर्षा भी क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। क्यों भाई, जब शीत वातावरण आएगा, गर्म वाली हवा ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा, बादल का निर्माण होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या था, निम्बो स्टेटस बादल का निर्माण होता है। यहाँ पर जो बादल का निर्माण होगा वो क्या होगा, क्यूमुलो निम्बस। ठीक है, ये आपका क्यूमुलो निम्बस बादल का निर्माण होगा। ठीक, और तथा वर्षा भी क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो गई। लेकिन इस वर्षा की खासियत क्या है, ये वर्षा क्या होगी, तेज होगी, मूसलाधार होगी, लेकिन कम समय के लिए होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका क्यूमुलोनिम्बस से वर्षा होगी, तेज वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, और कम समय के लिए होगी, और छोटे क्षेत्र में होगी। और जब आपका निम्बो स्टेटस से वर्षा होगी तो मंद गति से वर्षा होगी, अधिक देर तक होगी, अधिक लंबे क्षेत्र में होगी। ठीक है, अब देखते हैं शीत वातावरण, शीत वृत्तांश प्रदेश, शीत वातावरण प्रदेशीय वर्षा। ठीक, अब शीत वातावरण प्रदेशों में वर्षा किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर देखिए, आकाश में काले कपासी वर्षी बादल छा जाते हैं। ठीक, जो हमने आपको बताया क्यूमुलोनिम्बस, तथा तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। हमने भी आपको ये भी बताया कि तो वर्षा तीव्र गति से होगी,
चूँकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठ जाती है, अतः इस भाग की वर्षा मूसलाधार होती है, हमने ये भी आपको अभी बताया। परंतु अल्पकालिक एवं कम विस्तृत होती है, ये भी हमने आपको अभी बताया, ठीक है। क्योंकि शीत वृत्तांश पास ही होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि शीत वाताग्र के पास ही, शीत वाताग्र का ढाल तो तीव्र है, लेकिन शीत वाताग्र का जो क्षेत्र है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर शीत वृत्तांश जो है इसके काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। इस भाग में क्या होती है, तड़ित झंझा का भी आविर्भाव होता है। तड़ित झंझा क्या है, काफ़ी तेज गति से हवा का चलना, ठीक है। बिजली की चमक, बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है, ठीक। क्यूमुलोनिम्बस का मतलब ही यही है कि वर्षा क्या होगी, तेज गति होगी, मूसलाधार होगी, हवाएं तेज चलेंगी, बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, ठीक है। और कभी कभी ओले की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब वर्षा तो होती है, यदि इस ऊपर उठने वाली गर्म वायु आर्द्र तथा अस्थिर होती है तो वर्षा क्या होती है, तीव्र होती है। जो ऊपर उठने वाली गर्म वायु है भाई, जो वातावरण का निर्माण हो रहा है, तो जो गर्म वायु ऊपर उठ रही, यदि ये क्या है, आर्द्र है, आर्द्र है, और इस क्या है, अस्थिर है, मतलब स्थिर नहीं भाई, अस्थिर तो रहेगी क्योंकि ठंडी वाली क्या है, ऊपर वाले को ढकेल रही, अस्थिर है तो वर्षा क्या होगी, तीव्र गति से होगी, ठीक है। ये इसकी स्थिति है। अब जैसे ही वर्षा होगी वैसे ही पीछे से क्या आ रहा है, शीत वृत्तांश आ रहा है। हमने अभी आपको 4 अवस्था बताई, चौथी अवस्था क्या है, शीत वृत्तांश की अवस्था। शीत वृत्तांश पीछे पीछे आ रहा है। जैसे आपका क्या था, उष्ण वाताग्र था, ठीक। उष्ण वाताग्र के पीछे पीछे कौन चल रहा था, इसके पीछे उष्ण वृत्तांश लगा हुआ था, ठीक है। और इस उष्ण वृत्तांश के पीछे कौन लगा हुआ था, शीत वाताग्र। और इसके पीछे कौन लगा हुआ है, शीत वृत्तांश, ठीक है। ये एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। जैसे उष्ण वाताग्र आया, ठीक है, वैसे उष्ण वृत्तांश पीछे पीछे लगा हुआ है कि कब जल्दी ये जाए और हम आए, ठीक है। और जैसे ही उष्ण वृत्तांश आया, शीत वाताग्र पीछे से आ रहा है, आप जल्दी हटिए हम आ रहे हैं, ठीक। फिर शीत वाताग्र जैसे पहुंचा, वैसे ही शीत वृत्तांश क्या कर रहा है, आप जल्दी हटिए हम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थितियाँ क्या है, तो ये तीनों स्थितियाँ आपने देख ली। अब इसकी बारी आती है शीत वृत्तांश की, ठीक है। शीत वृत्तांश क्या, शीत वाताग्र के गुजरने पर शीघ्र ही शीत वृत्तांश का आगमन हो जाता है। मौसम में पुनः अचानक परिवर्तन होने लगता है। आकाश क्या हो जाता है, मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। वृत्तांश जो भी आएगा, चाहे उष्ण वृत्तांश हो चाहे शीत वृत्तांश हो, आकाश आपका स्वच्छ हो जाएगा, मेघ रहित हो जाएगा। तापमान में तीव्र पतन तथा वायुदाब में वृद्धि होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, जब उष्ण वृत्तांश था तो तापमान क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, और वायुदाब में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, ठीक है। और लेकिन जब यहाँ पर क्या है, शीत वृत्तांश से तापमान में कमी हो रही है और वायुदाब में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, उस वाले में तापमान में वृद्धि हो रही थी, वायुदाब में कमी हो रही थी। शीत वाले में तापमान में कमी हो रही है, वायुदाब में वृद्धि हो रही है, ठीक। विशिष्ट आर्द्रता में गिरावट हो जाती है, जो आपकी विशिष्ट आर्द्रता है। पीछे वाले में भी हमने आपसे पूछा विशिष्ट आर्द्रता क्या है, फिर से कह रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं, ठीक है। गिरावट हो जाती है। और यदि ना समझ में आए तो पीछे वाले वीडियो, पीछे आपका जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाला वीडियो आपका पड़ा हुआ है, उसमें आप जाकर देखिए विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं, ठीक है। गिरावट हो जाती है तथा वायु मार्ग में 45 अंश से 180 अंश तक का परिवर्तन हो जाता है। गजब। इसका मतलब क्या है, 45 अंश से 180 अंश का मतलब क्या है, अगर हवा इस प्रकार जा रही है तो इसमें 45 अंश का परिवर्तन होने का मतलब क्या है, हवा यहाँ से जा सकती है, ठीक है। और 180 अंश का परिवर्तन होने का मतलब है कि हवा क्या हो जाए, ठीक इसके विपरीत जाने लगे। अगर पश्चिम में जा रही है तो क्या हो जाए, पूरब में जाने लगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हवा में परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो हवा में परिवर्तन, हवा के मार्ग में परिवर्तन, वो 45 अंश से 180 अंश तक का परिवर्तन हो जाता है तथा वो पश्चिमी हो जाता है, ठीक है। जो पहले वो पश्चिम से पूरब जा रही थी, वो पूरब से पश्चिमी भी हो जाती है। इस प्रकार के मौसम किसी स्थान विशेष में तभी अनुभव किए जाते हैं, ठीक है, जबकि वह स्थान क्या हो, चक्रवात के शीर्ष के दक्षिण में हो। जो इस प्रकार के मौसम है किसी स्थान विशेष में तभी अनुभव किए जा सकते हैं जब वो क्या हो, चक्रवात के शीर्ष के दक्षिण में हो, अन्यथा वह उत्तर में होगा तो मौसम के कुछ तत्व अनुपस्थित होंगे। चक्रवात के विलीन हो जाने पर उस स्थान पर चक्रवात से पहले वाली दशाएं पुनः स्थापित हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका चक्रवात है, ठीक।
ये चक्रवात का शीर्ष है। अगर कोई स्थान क्या है, यहाँ पर है, ये आपका क्या है, स्थान है। इस स्थान पर आपको ये दशाएं मिलेंगी, कौन सी, शीत वृत्तांश की। ठीक है, शीत वृत्तांश की जो दशाएं वो आपको इसी पर मिलेंगी। यदि यह स्थान यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो दशाएं वो आपको कहाँ मिलेंगी, चक्रवात के दक्षिण में स्थित स्थानों पर ही मिलेंगी। अब हम लोग देखते हैं अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, इसके पहले वाताग्र वाले चैप्टर में हमने आपको बताया भी है कि अधिविष्ट वाताग्र क्या है। शीत वाताग्र द्वारा क्या किया जाता है, उष्ण वाताग्र अभिलंघन को चक्रवातीय वाताग्र का अभिधारण कर लेते हैं। जैसे ये आपका क्या है, चक्रवात है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका उष्ण वाताग्र है और यहाँ पर क्या है, शीत वाताग्र। तो शीत वाताग्र क्या करेगा, इस पूरे को घेर लेगा और इस पूरे को जब घेर लेगा तो इस स्थान पर क्या होगा, ये गर्म हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर ठंडी हवाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसी को क्या कहा जाता है, अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। ठीक, तो अर्थात जब शीत वाताग्र उस वाताग्र को समाप्त कर देता है तो चक्रवात का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक, अधिविष्ट वाताग्र की स्थिति यह है कि इस स्थिति में आने के बाद चक्रवात आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति को समझने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, फिट्जरॉय द्वारा सन 1863 में किया गया। ठीक है, फिट्जरॉय ने प्रतिपादित किया कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो विरोधी गुणों वाली वायु राशियों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि वाताग्रों के निर्माण से, सीधा सीधा आप समझिए कि वाताग्रों के निर्माण से ही चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब वाताग्रों का निर्माण कैसे होता है, तो वाताग्रों का जो आपका निर्माण हो रहा है वो क्या है, दो विभिन्न वायु राशियाँ, एक आपकी क्या है उष्ण है, एक क्या है आपकी शीत है। दो भिन्न गुणों वाली वायु राशियाँ जब आ रही हैं तो यहाँ पर क्या हो, दोनों जब अभिसरण कर रही हैं तो यहाँ पर वाताग्र का निर्माण हो रहा है और इसी वाताग्र के निर्माण से ही क्या होता है, चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये किसने कहा, फिट्जरॉय ने, और उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था 1863 में। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि सर्वप्रथम शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किसने किया और कब किया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फिट्जरॉय और द्वारा 1863 में किया गया। इसके बाद देखते हैं सा तथा लेम्फर्ट ने क्या किया, प्रतिपादित किया कि सभी दिशाओं से आने वाली हवाओं के एक केंद्र की ओर अभिसरण के कारण शीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ से कोई हवा आ रही है, यहाँ से, ठीक है, विभिन्न दिशाओं से आने वाली हवाएं, ठीक, जो आपकी विभिन्न दिशाओं से हवाएं आ रही हैं, ये क्या है, इस केंद्र की ओर क्या करती हैं, अभिसरण करती हैं और इसके अभिसरण के माध्यम से ही क्या करता है, यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण होता है। ठीक है, वास्तव में क्या है, इन्होंने एबरक्राम्बी की गतिक संकल्पना का विस्तरण किया तथा शीतोष्ण प्रदेशों में चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित अपने गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कब, सन 1891 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो क्या है आपका सा तथा लेम्फर्ट ने प्रतिपादित किया। कब प्रतिपादित किया, 1891 में। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सा और लेम्फर्ट का जो आपका गतिक सिद्धांत है वो किसकी संकल्पना का विस्तार है, तो ये किसकी है, एबरक्राम्बी की संकल्पना का विस्तार है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे चलकर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उनकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए क्या किया गया, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक, अब संवहन तरंग सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। संवहन तरंग सिद्धांत के अस्वीकरण के बाद गैर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति गतिशील वायु राशियों में अवरोध के कारण जनित भंवर के कारण होती है। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया गया, जैसे आप कभी मान लीजिए नदी बह रही है और यहाँ पर कोई अवरोध आ जाता है। ठीक है, तो
अवरोध आने के कारण नदी का जो जल होता है इस अवरोध के चारों ओर एक चक्राकार वृत्त में क्रम में गति करने लगता है। ठीक है, वही यहाँ पर भी दिया गया है। जो आपका भंवर सिद्धांत है वो यही बताता है कि यदि जो आपकी क्या है वायु राशियाँ चल रही हैं, ठीक है, वायु राशियाँ जो आगे बढ़ रही हैं, तो उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए तो वायु राशियाँ क्या करती हैं, उस अवरोध के चारों ओर घूमने लगेंगी। और जब चारों ओर घूमने लगेंगी तो उसी को क्या कहा गया है, यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा गया है। फिर आगे क्या होता है, नॉर्वे के दो ऋतु वैज्ञानिक कौन कौन से, बी बर्कनीज और जे बर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत नामक एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन 1918 में किया। ठीक है, और इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। स्वीडन के प्रसिद्ध विद्वान के नाम पर इसे बर्जेन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, स्वीडन के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं जो बर्जेन महोदय हैं, उनके नाम के आधार पर इन्हें बर्जेन सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, बी बर्कनीज, जे बर्कनीज, ठीक है, या कभी कभी दोनों का नाम दिया जाता है, कर दिया गया बर्कनीज द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बी और जे अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। ठीक, आपसे पूछ लिया जाएगा बर्कनीज द्वारा, या बी बर्कनीज और जे बर्कनीज पूछ लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाता है कि कब किया गया, तो 1918 में किया गया। ठीक है, इससे और किस नाम से जाना जाता है, लहर सिद्धांत, ठीक है, बर्जेन सिद्धांत। ठीक, तो ये इसके अन्य नाम हैं। आगे देखते हैं, उपग्रहों एवं रडारों के माध्यम से, उपग्रहों एवं रडारों के मध्य एवं ऊपरी क्षोभ मंडल से जलवायु से संबंधित अभिनव आंकड़े के आधार पर मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित बैरोक्लिनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बैरोक्लिनिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है भाई, यहाँ पर किस प्रकार जो जो आपके आंकड़े ग्रहण किए गए, जो आपके उपग्रह भेजे गए, रडार भेजे गए, उन उपग्रहों और रडारों के माध्यम से वायुमंडल में होने वाली घटनाएं, मान लीजिए कोई आपका क्या उपग्रह और यहाँ पर कोई घटना घटित हो रही थी, क्या कर रहा है, सब देख रहा है, तो किस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से इसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसी के आधार पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे बैरोक्लिनिक सिद्धांत कहा गया। ठीक है, और इसमें सारे आंकड़े किसके हैं, सैटेलाइट के हैं। सैटेलाइट के माध्यम से आंकड़ा एकत्रित करके आपको प्रस्तुत किया जा रहा है किस प्रकार शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक, आगे ये देखते हैं बर्गेन का सिद्धांत, ठीक है, जिसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया, बी बर्कनीज तथा जे बर्कनीज द्वारा 1918 में किया गया। पीछे अभी मैंने आपको बताया भी। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार चक्रवातों का जो आविर्भाव होता है वाताग्र के बनने पर आधारित होता है। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवातों की अवस्थाएं जब आप पढ़ें उससे संबंधी मौसम में सबसे पहले क्या हो रहा है, जब उष्ण वाताग्र का निर्माण हो रहा है तभी चक्रवात प्रभावी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि इसके बनने पर ही आधारित है, चक्रवातों का आविर्भाव जो है वाताग्र के बनने पर ही आधारित है। जब ध्रुवीय वायु राशि तथा उष्ण वायु राशि विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने से मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक, जैसे एक वायु राशि आपकी ये है और एक वायु राशि आपकी ये है, ये क्या है, ध्रुवीय है और ये आपकी उष्ण है। जब ये दोनों आमने सामने से आकर यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, जब यहाँ पर मिलती है तो इसी का क्या, यहीं पर क्या होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक, आगे ये देखते हैं, जब ये हवाएं शीतोष्ण कटिबंध में मिलती हैं, ठीक है, कौन सी हवाएं, दोनों वायु राशियाँ जब ये क्या करती हैं, शीतोष्ण कटिबंध में मिलती हैं तथा एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, लगती हैं, तो अस्थायी वाताग्र का निर्माण होता है जिससे चक्रवात की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब यह एक इधर से आई, एक इधर से आई, दोनों जब आपस में मिली तो यहाँ पर क्या है, आमने सामने जब मिली तो यहाँ पर ये क्या है, अस्थायी वाताग्र। ठीक है, यहाँ पर अस्थायी वाताग्र का निर्माण हुआ तो इससे चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन आगे की स्थितियाँ देखिए, इसके विपरीत जब ये वायु राशियाँ क्या है, घर्षण करती हैं, जो आपकी ये वायु राशि आ रही है जब ये रगड़ती हुई आ रही है, ठीक है, दोनों वायु राशियाँ जब ये घर्षण करती हैं, ठीक, तो होता क्या है, तो अस्थिर लहरें उत्पन्न होती हैं। प्रारंभ में दोनों वायु राशियों का पृथककारी तल सीधा होता है, जो स्थिति आपको बताई गई है, एक इधर से आई एक इधर से आई। ठीक है, प्रारंभ में क्या है, सीधा है।
परंतु उष्ण वायु शीत वायु प्रदेश तथा शीतल वायु उष्ण वायु प्रदेश में बालात मतलब जबरदस्ती प्रविष्ट होने का प्रयास करती है। अब ये वाली क्या सोचेगी, इसमें चले जाएं, ये वाली सोचेगी इसमें चले जाएं। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जैसे आपकी क्या है, ये स्थिति है, एक इधर से आई है, एक इधर से आई है। अब ये वाली क्या सोच रही है, इसमें चले ऊपर चले जाएं, और ये वाली सोच रही है नीचे चले जाएं। जब ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी तो स्थिति क्या होगी, इस प्रकार की, ठीक है, जो ये आपकी स्थिति है, फिर यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जो आपका वाताग्र है इस प्रकार निर्मित हो जाएगा। ये वाला ऊपर हिस्सा उठ जाएगा, ये वाला नीचे उठ जाएगा, थोड़ा सा तिरछापन आएगा। बाद में फिर क्या होगा, इसमें और प्रयास होगा। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पर उसमें क्या होता है, बालात प्रविष्ट होने का जब प्रयास करती हैं, जिस कारण क्या होता है, वाताग्र लहर नुमा हो जाता है, इसे ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। जब जो आपका वाताग्र वो लहरनुमा हो रहा है, एक तरफ से ध्रुवीय वायु है, एक तरफ से उष्णकटिबंधीय वायु है, और दोनों जब आकर मिल रही हैं तो वाताग्र ध्रुवीय हो रहा है, तो इसे ही क्या कहा, इसे वाताग्र क्या है, लहरनुमा हो रहा है, इसे ही ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। जब दक्षिण पश्चिम दिशा वाली वायु, कौन सी वायु, दक्षिण पश्चिम दिशा वाली, ठीक है, ध्रुवीय वाताग्र के सहारे ठंडी वायु प्रदेश में प्रवेश करती है। ये वाली वायु क्या है, दक्षिण पश्चिम वाली वायु ध्रुवीय वाताग्र के सहारे क्या कर रही है, ठंडे प्रदेश में प्रविष्ट करती है। तो वह क्या होती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। इधर से आ रही है, क्या है भाई, हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ जा रही है। और जब ये ऊपर उठ रही है तो स्थिति क्या बन रही है, ठीक, जिस कारण वहाँ क्या होता है, न्यून दाब स्थापित हो जाता है। ऊपर उठने के कारण वायु दाब कैसा हो जाएगा, न्यून वायु दाब। इस न्यून दाब की ओर हवाएं चारों तरफ से झपटती हैं। न्यून वायु दाब बनेगा, हवाएं क्या हो जाएगी, चारों ओर से आनेंगी, तथा एक चक्रवात का आविर्भाव होता है। ठीक, अब इसके चारों ओर क्या होगा, चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, अभी हम आपको फिगर के माध्यम से भी समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कभी कभी चक्रवात के अवसान होने पर भी, कभी कभी चक्रवात के अवसान होने पर भी क्षीण चक्रवात का विकास हो जाता है, जिन्हें उप चक्रवात कहते हैं। ऐसा तब होता है जबकि शीत वाताग्र में कभी कभी कुछ गर्म वायु बची रहती है। ठीक है, मान लीजिए चक्रवात था, ये समाप्त हो गया। ठीक है, पीछे से आ रही हवा में क्या होता है, कभी कभी छोटा सा चक्रवात निर्मित हो जाता है, उसी को उप चक्रवात कहा जाता है। और ये तब होता है जो आपका शीत वाताग्र आता है पीछे से, उसमें जब कुछ गर्म हवाएं क्या हो जाती हैं, बची रह जाती हैं, तो उसी के कारण यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ठीक, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहली स्थिति क्या थी, ठीक है, सबसे पहले क्या दशा थी कि दो हवाएं क्या है, एक ठंडी हवा है, गर्म हवा है। जब दोनों एक दूसरे के, तो यहाँ पर वाताग्र का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और दोनों वाताग्र क्या है भाई, एक दूसरे से अस्थाई है। दूसरी स्थिति क्या है, ठंडी वाली क्या है, गर्म वाले में प्रविष्ट कर रही है, और गर्म वाली ठंडी वाले में जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर शीत वाताग्र का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर उष्ण वाताग्र का निर्माण हो रहा है। ये क्या है, लहर नुमा संरचना का निर्माण हुआ। ये क्या है, दूसरी अवस्था है। ठीक, अब तीसरी अवस्था देखते हैं। तीसरी अवस्था में क्या है, शीत वाताग्र इधर बना, ठंडी वाली क्या है, इसमें प्रवेश कर गई। ठीक, और गर्म वाली क्या है, नीचे ये ऊपर जाने की स्थिति है, ये उस क्या है, ठंडी वाली अधिक बलशाली, तो ये गर्म वाली को नहीं उठा। अब इसमें क्या है, हवाएं इस प्रकार चक्राकार गति यहाँ पर करने लगी। गर्म वाली ऊपर उठ रही है, ऊपर ठंडी हो रही है, फिर नीचे आ रही है। ठीक, यहाँ पर ये हवाएं चारों ओर इस स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये क्या है, पूर्ण विकसित चक्रवातीय अवस्था है। तृतीय अवस्था जो आपको दिख रही है, यही क्या है, पूर्ण विकसित चक्रवातीय अवस्था। इसमें देखिए शीत वाताग्र है, ये उष्ण वाताग्र है। शीत पवनें क्या है, ये अधिक क्या है, उष्ण पवनों को घेरने का प्रयास कर रही हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अंत में जब ये शीत पवनें उष्ण पवनों को घेर लेंगी तो यहीं पर चक्रवात क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, चौथी अवस्था क्या है भाई, चौथी अवस्था आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र। अब धीरे धीरे देखिए जो उष्ण पवनें हैं उनका क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और शीत वाला इसको घिरते जा रहा है। ठीक, इसमें क्या है, संकुचित उष्ण वित्तांश अवस्था है। ये जो आपका ही है उष्ण वित्तांश है। ठीक, तो उष्ण वित्तांश वाला जो हिस्सा है ये संकुचित है, छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर क्या था, बड़ा सा हिस्सा था, ये छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, और पांचवी अवस्था क्या है,
पूर्णतः जो चक्रवात था वो तो आपका तीसरी अवस्था में ही निर्मित हो गया है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। पहली अवस्था क्या थी भाई? आपकी पहली अवस्था क्या है? अस्थायी वाताग्र है। दूसरी अवस्था क्या है? आपका लहरनुमा वाताग्र है। और तीसरी अवस्था क्या है? पूर्ण विकसित चक्रवात की है। और चौथी अवस्था क्या है? संकुचित उष्ण वृत्तांश अवस्था। ठीक है, ये आपका लिखा भी हुआ है, संकुचित उष्ण वृत्तांश अवस्था है। और पांचवी अवस्था क्या है? अधिविष्ट वाताग्र की। ठीक, हमने आपको क्या बताया कि जो आपकी ठंडी हवाएं हैं वो गर्म वाले को घेरने का प्रयास कर रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? ठंडी हवाएं गर्म वाले को एकदम से घेर लेती हैं, और गर्म हवा क्या है? ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है। और लास्ट में क्या है? चक्रवात अवसान की अवस्था। और सबसे लास्ट में क्या है? पूरा का पूरा ठंडी हवाएं फैल गई, यहाँ पर चक्रवात क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक, ये है आपका लहर सिद्धांत बी वर्कनीज और जे वर्कनीज का। इसी के साथ शीतोष्ण चक्रवात आपका समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उस कटिबंधीय चक्रवातों के साथ। ठीक है, धन्यवाद। और जो आपका वीडियो है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी।